छात्र लाइब्रेरी गेट पर आंदोलन कर रहे थे किसी मुद्दे को लेकर। आप वहाँ पहुँचते हैं, बात होती है और बात होने के साथ साथ कुछ बात बढ़ जाती है और आपने गार्ड से लाठी छीनी और एक छात्र पे लाठी दे। तो जो ऑडियो सामने आई उसमें था कि उस छात्र के साथ तमाम जातिवादी गाली दी गई। उस कैंपस में उपद्रव होता था, गाड़ियाँ तोड़ दी जाती थी, प्रशासनिक कार्य बाधित कर दिए जाते थे। ऐसी शांति का हम क्या करें जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जब मैं प्रॉक्टर बनाया गया उसके पहले मुझे प्रॉक्टर बनने का अभ्यास नहीं कराया गया था। उनका आरोप ये है कि उनको प्रॉक्टर ऑफिस में अनुमति नहीं मिली और उसके बाद उनके साथ बदतमीजी की गई, गालियाँ दी गई उनको और उनका निलंबन कर दिया गया। कान पकड़ कर उठा लिया जाता है और चलो तुम प्रॉक्टर बन जाओ। तो ऐसी स्थिति में उनका निलंबन फिर वापस कर लिया गया, जिसमें आपका सिग्नेचर नहीं था, आपके द्वारा नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में शासन तो होना ही चाहिए। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी कोई बात होती है और खासकर इन दिनों जब कोई बात होती है तो एक व्यक्ति का नाम बीच में हमेशा आता है। वह नाम है डॉक्टर राकेश सिंह, जो प्रॉक्टर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वर्तमान समय पे इस्तीफा दे दिए हैं। आगे किनसे पूरी बात क्या, हम उन्हीं पे चर्चा करने आए हैं। और चर्चा इसलिए करने आए हैं क्योंकि मेरी दिलचस्पी और बढ़ जाती है जब कोई व्यक्ति साहित्य से जुड़ा होता है। और सर हिंदी साहित्य के प्रोफेसर भी हैं, अध्यापन करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और जो है विगत दिनों प्रॉक्टर पद इन्होंने काफी अच्छा संभाला, काफी दिनों तक संभाला, 2-3 सालों तक। तो आज हमने सर से समय मांगा और सर ने हमें समय दिया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश सिंह सर। स्वागत है सर आपका। सर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, अध्ययन रहा आपका, ग्रेजुएशन रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है, पीएचडी भी आपकी यहीं से रही है। तो हम बात यहीं शुरू करते हैं कि जो है आप जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे उस समय जब पढ़ाई करते थे आप, और आज जब आप इसके प्रशासनिक पद पे भी रहे हैं और जो है आप विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं, तो इन दोनों दिनों में अंतर आप कैसे देखते हैं? दोनों दिनों का क्या मतलब महत्व आप देखते हैं? अंतर कहाँ तक आता है? मैं 1987 में जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया, इंटरमीडिएट पास करके जी और उसके 1 साल पहले 3 इयर्स डिग्री कोर्स हो गया था जी और एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से यहाँ एडमिशन होता था। मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मुझे याद है अभी भी मेरी मार्कशीट सुरक्षित है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरी 18वीं पोजीशन थी। अच्छा और मुझे सुविधाजनक ढंग से एडमिशन मिल गया। जी हिंदी इंग्लिश फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट था जी और वो शताब्दी वर्ष था। वो शताब्दी वर्ष के आयोजनों की स्मृति मेरे मन में है आज भी। उसके बाद 1990 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ जी और 1990 के बाद मैंने एमए में एडमिशन लिया हिंदी में। और आमतौर पर जो भी मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ जी वहाँ के जो भी छात्र यहाँ आते थे जी वो सिविल सेवाओं के लिए आते थे। जी तो मैं भी स्वाभाविक रूप से सिविल सेवा के लिए आया था। हम्म, लेकिन भाषा और साहित्य में मेरा रुझान था और भाषा और साहित्य कहने का मतलब कि केवल हिंदी में ही नहीं, जी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों भाषाओं में रुझान था। जी लेकिन कंपल्सन था कि आप अधिकतम 2 लिटरेचर भाषा लैंग्वेज ले सकते हैं। जी तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी लिया। जी अंग्रेजी का क्रेज आज की तरह उस समय भी था। जी तो जो गार्जियंस थे उनका था कि अंग्रेजी ज़रूर पढ़ें, अगर इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। तो मैंने अंग्रेजी भी लिया, लेकिन मेरी रुचि हिंदी में बढ़ती गई और फिर हिंदी से मैंने एमए किया। जी एमए प्रीवियस के बाद फाइनल ईयर में ही, फाइनल ईयर जब कंप्लीट नहीं हुआ उसी समय ही मेरा नेट जेआरएफ में हो गया था। जी और फिर एमए के बाद मैंने उस समय डीफिल था, पीएचडी नहीं था। अब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करके उसी डिग्री को पीएचडी कर दिया गया है। वो डीफिल और पीएचडी दोनों नाम में परिवर्तन है, डिग्री वही है जी। तो उसमें डीफिल मैंने एडमिशन लिया और फिर सिविल सेवाओं में लगा रहा। लेकिन 2000 में मेरा सिलेक्शन हो गया आयोग से जी। तो मैं पूर्वांचल का एक कॉलेज है वहाँ चला गया जी। और 2018 में एज एसोसिएट प्रोफेसर मेरा चयन हुआ, यहाँ आया जी। बीच में 2-3 महीने के लिए मैं प्रिंसिपल भी बन के चला गया था फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में जी। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग जो चयन आयोग है वहाँ से मेरा चयन हो गया था जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे वो अनुकूलता नहीं लगी जी। और जो वहाँ की कार्य पद्धति और वहाँ का पूरा परिवेश था वो टीचिंग के लिए फेवरेबल नहीं लगा जी। तो प्रिंसिपलशिप जो है प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, तो मुझे लगा कि मेरी टीचरशिप प्रभावित हो जाएगी जी। तो मैं लौट आया जी। और तब से यहाँ हूँ।
अध्यापन यहाँ चल रहा है। अध्यापन का। तो ये मैं जानना चाहता था कि आप जब पढ़ते थे उस समय विश्वविद्यालय की स्थिति आज की स्थिति में मैं अंतर थोड़ा जानना चाहूँगा। क्या कुछ बदला है? तब से बदलाव तो हुआ बहुत। अब अंतर आप किस दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं ये तो स्पष्ट नहीं दृष्टिकोण है, यही लेकिन मैं 2-3 दृष्टिकोणों से अंतर बता सकता हूँ। जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्रेज उत्तर भारत में हमेशा रहा है जी। और मैं भी उसी क्रेज से प्रभावित होकर यहाँ आया था। हमारे यहाँ के विद्यार्थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मुकाबले इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रेफर करते थे। जी। बनारस भी जाते थे। जी। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई अंतर नहीं है। जी। संख्या थोड़ी बढ़ गई छात्रों की, लेकिन छात्रों की संख्या उस समय भी कम नहीं थी। ये महसूस किया जाता था कि छात्रों की संख्या कम नहीं है। जी। और विश्वविद्यालय में ये भी था कि छात्र उस समय भी असुविधाओं की बात सोचते थे। जी। लेकिन असुविधाओं को लेकर के जो उनके विरोध होते थे, जो तरीके होते थे, वो किसी राजनीतिक प्रभाव से नहीं जुड़े थे। छात्र मतलब एक जेन्युइन स्टूडेंट जेन्युइनली अपनी बात को कहता था, सुना जाता था। उस समय छात्र संघ भी था, बड़ा अदब था छात्र संघ के नेताओं में। शिक्षकों की बड़ी सम्मानजनक स्थिति थी। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए छात्र संगठन उस समय भी थे, लेकिन वो विश्वविद्यालय के मुद्दों पर केंद्रित रहते थे। राजनीतिक मुद्दे कैंपस से बाहर होते थे। अब स्थिति बदली है कि राजनीतिक पार्टियों के संकेत पर छात्र संगठन रहे ये ज़्यादा चलने लगे। और मुझे लगता है विश्वविद्यालय के मुद्दों की उनको उतनी समझ भी नहीं है। उसका एक कारण है कि उस समय सीनियर स्टूडेंट लीडर्स थे बावजूद, लेकिन वो जो पीढ़ी है उससे वेल कनेक्ट थे। इस तरह का कास्टिज्म नहीं था। आरक्षण आंदोलन के बाद कास्टिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है और दोनों जो आरक्षण से जो लाभ ले रहे हैं या आरक्षण से जो अलग हैं, आइसोलेट हैं, उनके बीच में थोड़ी दूरी बढ़ी है। ये मेरी अपनी समझ है। हो सकता है कि ये इसमें कुछ और नई चीज़ें लोग समझें या नया लोग जानते हों, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि ये बढ़ा है और इसे पोलसाइज किया गया, इसे बढ़ाया भी गया है। ऐसा लगता है कि जैसे जो आरक्षण से बाहर हैं वो आरक्षण वालों से नाराज हैं और जिनको आरक्षण मिला वो समझते हैं कि हमसे नाराज हैं, इसलिए एक दूरी है। जबकि देश की इतनी जनसंख्या है, 100% रोजगार देना संभव नहीं है। दूसरे तमाम कौशल के सहारे लोगों की जीविका चलनी है। और कोई भी विश्वविद्यालय, जहाँ तक सुविधाओं की बात है, सुविधाओं को लेकर कोई भी विश्वविद्यालय सैचुरेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये देश भी जब सुविधाओं के लिए सैचुरेट नहीं हुआ है तो यूनिवर्सिटी सारे विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, सारे विद्यार्थियों के लिए दूसरी तमाम सुविधाएं करने की दिशा में प्रयास तो कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है सुविधाएं और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है और सुविधाओं की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि समय के साथ जैसे 1987 में विद्यार्थी को कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज 2025 में कंप्यूटर लैब की ज़रूरत है। मुझे लगता है 1987 में हम नल का पानी पीते थे और पानी प्रदूषित नहीं था, और 1925 में हम आरओ भी पी रहे हैं। फिर भी अभी हमें मेडिकल साइंस के उस रिसर्च का इंतजार है कि जहाँ आरओ का पानी हमें नुकसान कर सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बदली हैं। सरकार की पॉलिसी शिक्षा क्षेत्रों को लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्हित रही है। मुझे लगता है कि शिक्षा क्षेत्र पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत गौर नहीं कर पाई है। अगर हम हाईवेज से और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से करें तो हमें लगता है कि शायद शिक्षा क्षेत्र सरकार के द्वारा उतना उसकी निगाह उतनी नहीं पड़ी या उपेक्षित है। हम शिक्षक के रूप में महसूस करते हैं, क्योंकि शिक्षक होने से पहले हम छात्र थे और छात्र के रूप में महसूस करते हैं। तो कोई संस्था सुविधाओं को लेकर सैचुरेट नहीं है। अभी भी नहीं। कोई देश की कोई संस्था बता दे छात्रों की सारी सुविधाओं दे सकती है? नहीं दे सकती है। संसाधन नहीं, अभी है संसाधन नहीं। हाँ। इस पे तमाम सरकारों को, तमाम जिम्मेदार लोगों को काम भी करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना और पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन है इनमें इनके पास रिसोर्स जनरेट करने के बहुत साधन नहीं है कि वो अपने रिसोर्स से चीज़ें चला लें। सरकार को एक मुश्त देना पड़ेगा और ज़रूरतों के हिसाब से देना पड़ेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पैकेज मिलना चाहिए जहाँ सबको सुविधा मिल सके। 26-27 हज़ार विद्यार्थियों का ये विश्वविद्यालय है। अगर इसका ग्राउंड एकोमोडेशन देखा जाए
तो 26-27 हज़ार लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो 8 कैंपस में तो खड़े होने खड़े जगह ही नहीं है। बात सही है सर, इसी पे तमाम आरोप भी लगते हैं। मैं आप छात्र संघ की बात किए, छात्रों की बात किए, राजनीति की बात की, वो तमाम मुद्दों पे मैं आऊँगा सर। उससे पहले मैं कुछ छात्रों से जुड़ा बात करता हूँ। जैसे सर आप हिंदी विभाग के प्रोफ़ेसर हैं और मैं साहित्य से जुड़े लोगों से, मैंने पहले बताया मेरी ज़्यादा ही रुचि रहती है उनसे बात करने में। तो मैं सर आपसे छात्रों के लिए, जो छात्र देख रहे हैं हिंदी विभाग के या पूरे विश्वविद्यालय के या कहीं से भी देख रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए जो उनको पढ़ना चाहिए, या उनके जीवन से जुड़ी चीज़ें जो उनको पढ़े, या फिर साहित्य से जुड़ा कुछ उनके लिए? उन्हें हर बातें, हर चीज़ें पढ़नी चाहिए। जी। जैसे विचारधारा के स्तर पर निश्चित रूप से 2 विचारधाराएँ जी। एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, जिसको आप कन्फ्रंटेशन कह सकते हैं, विरोध में कह सकते हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ। दक्षिणपंथ, जी। दक्षिणपंथ को हम राष्ट्रवादी हुँ। और वामपंथ को जो मॉडरेट वामपंथी हैं उन्हें हम समाजवादी कहते हैं। जी। इनमें कोई ऐसा भेद तो नहीं है, देश की स्थिति को लेकर कोई ऐसा भेद नहीं है। कभी-कभी राजनीतिक कारणों से ऐसा लगता है। जी। तो छात्रों को दोनों विचारधाराएँ पढ़नी चाहिए, दोनों विचारधाराओं का साहित्य पढ़ना चाहिए और फिर उन्हें निर्णय करना चाहिए कि इस देश में कौन-सी बात उनके लिए उपयोगी है और कौन-सी बात अनुपयोगी नहीं है। जी। किसी एक विचारधारा के आग्रह में पढ़ करके उसी तरफ भेड़िया दसांज चले जाना अच्छी बात नहीं है, मेरी समझ में है। जी। तो मैं तो दोनों को पढ़ता हूँ जी। और अपने ढंग से एक शिक्षक होने के नाते मेरी कक्षा में हर राजनीतिक पार्टी, हर विचारधारा और हर धर्म के विद्यार्थी होते हैं। जी। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ जी। कि जाति, धर्म या विचार के स्तर पर मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जी। जहाँ छात्र किसी और एंगल से मुझे देखे। जी। तो छात्र मेरे लिए, मेरी जाति अध्यापक की है, मेरा धर्म अध्यापक का है जी। और कोई और कुछ भी है तो अध्यापक का है क्लास में, और मेरे लिए सभी विद्यार्थी छात्र हैं। जी। सर आप कहे वामपंथ या दक्षिणपंथ दोनों को हमको पढ़ना चाहिए। इन दोनों को पढ़ने की क्रिया में कुछ ऐसी किताबें या कुछ ऐसी चीज़ें हों, अगर आप बता सकें? देखिए, जी, दो समझ बन सके दोनों के मैं तो प्रति भाषा बढ़िया। और साहित्य का शिक्षक हूँ जी, इसीलिए सर। और विचारधाराएँ, उसमें तो विचारधाराओं के प्रभाव से भाषा और साहित्य लिखा जाता है और भाषा और साहित्य के प्रभाव से कोई विचारधारा बनती हो, जी। इस पर अलग शोध की ज़रूरत है। जी। मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, कई तरह की पुस्तकें पढ़ता हूँ। जी। चर्चा आप चाहें तो मैं कुछ हाँ, पुस्तकों बिल्कुल, का बिल्कुल ज़िक्र सर, हम कर सकता चाहेंगे। हूँ कि इधर भी ये पुस्तकें, मैं एक पुस्तक मेरे हाथ में है। जी। एक लड़का है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जी। उसने लिखा ये प्रोफ़ेसर जेएनयू की वाला? डायरी। हाँ, हाँ। तो नहीं, ये वो डीयू मूल वाले सर, इलाहाबाद डीयू? का विद्यार्थी रहा है, हाँ, फिर हाँ, दिल्ली याद है। में कई कॉलेजों में रहा आजकल बड़े वायरल और भी रहते हैं हाँ, अपनी बातों को लेकर। फ़ेसबुक और मीडिया, वो तमाम सोशल मीडिया पे, हाँ। सोशल मीडिया पर लिखते हैं। जी। तो इनकी एक पुस्तक आई और मैंने इसे पढ़ा जी। और मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत इंटेलिजेंट कौन सी किताब है स्कॉलर सर? है और अगर इस तरह का कोई बौद्धिक विरोध जी। भले ही सत्ता के समझ आता है या किसी विचार विशेष के समझ आता है तो उसको सुना जाना चाहिए और जी। ठीक है, उसका आप उसका प्रतिवाद तैयार करें, लेकिन जी। अनसुना नहीं करने देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग तो विश्वविद्यालयों में होने चाहिए, इनका तो चयन होना चाहिए, जी। क्योंकि ऐसे हम नहीं दबा सकते चीज़ों को। हम अपने सामने जब तक चुनौती नहीं रखेंगे, अपने विचार के सामने चुनौती नहीं रखेंगे, हमारा विचार मजबूत ही नहीं होगा। जी। ये पुस्तक मैंने पढ़ी, जी। तो आपको चर्चा के लिए बता दे रहा हूँ। जी। इसके बाद मैं कुछ जैसे मैं जब एक पुस्तक में दिखाता हूँ आपको। जी। अभी एक पुस्तक आई थी इनकी, मोहन भागवत की। अच्छा। संघ संस्थापक। हाँ, हाँ। नाम है उसका, हाँ, रख दिया, ध्यान नहीं आया है। उसको भी मैंने पढ़ी, नाम अभी खोजना पड़ेगा। जी, जी, जी। स्लिप हो रहा है नाम। क्या नाम है किताब का सर? मैं देख सकता हूँ। हाँ, ये हाँ जी। यशस्वी भारत। यशस्वी भारत। तुमने जी। कहा कि इतने बड़े संगठन के मुखिया हैं, जी। तो उनकी ये किताब मैंने पढ़ी। जी। लेकिन अगर ये मैंने किताब पढ़ी जी। तो एक दूसरी नज़र से हिंदू और हिंदुइज्म को देखने वाली नज़र, शशि थरूर की ये किताब भी मैंने पढ़ी। जी। मैंने कहा इसको भी पढ़ना चाहिए। मैं हिंदू, हाँ, मैं हिंदू क्यों हूँ, जी। ये भी मैंने पढ़ी। जी। फिर उसके बाद एक हम लोगों के सहपाठी रहे हैं, मित्र भी हैं, जी। श्यामलाल यादव जी, अच्छा, यहाँ द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जी। भी पढ़ी। तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश बुक है। हाँ, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में। और जी। एक अभय कुमार दुबे जी हैं जो CSDS से जुड़े हैं, जी। प्रोफेसर हैं और चिंतक हैं। जी। हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, जी। ये भी मैंने पढ़ी, जी। क्योंकि हमें अपने दिमाग का वैल्यूम बढ़ाना है। जी। हमें अपनी सोचने की
धाराएं बढ़ानी है, तो ऐसे तो मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना जी। अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी की एक पुस्तक है, वो एक अलग एंगल से लिखते हैं। इसका अनुवाद मैंने पढ़ा, जी। हिंदुत्व एवं राष्ट्रीय पुनरुत्थान, ये भी मेरे टेबल पर रहती है, इसको भी पढ़ते हैं जी। फिर साहित्य की पुस्तकों में अब देखिए जैसे मुख्य धारा से जो हिंदी कवि हैं जी, वो तो लिखते रहते हैं, लेकिन यतीन्द्र मिश्र एक अलग प्रवाह के हैं और उनका फिल्म की दुनिया, संगीत की दुनिया, कला और साहित्य की दुनिया से गहरा नाता है जी। तो मैंने उनको भी, कविताएं तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैंने उनकी ड्योढ़ी पर आलाप पढ़ना पसंद किया। यतीन्द्र ये मिश्रा पुस्तक जी मेरे का। पास है, मैं उनको पढ़ता हूँ। इसी तरह एक राधा वल्लभ त्रिपाठी हैं, जी। साहित्य शास्त्र के विद्वान हैं, मतलब साहित्य के विद्वान हैं, विशेष रूप से साहित्य शास्त्र के। जी। उनका काव्य शास्त्रीय अध्ययन है जी। कविता और तमाम विषयों पर वो लिखते रहते हैं, बड़े समीक्षक हैं जी। उनकी भारतीय साहित्य शास्त्र की नई रूपरेखा इधर बीच में पढ़ रहा हूँ जी। और मैं चूंकि गांधीयन इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हूँ और इसलिए नहीं, जुड़े होने के नाते नहीं, पहले से भी गांधी लिटरेचर पर मेरी रुचि रही है जी। तो गांधी के तमाम पक्षों को मैं पढ़ता रहता हूँ, जैसे गांधीयन फिलॉसफी इट्स रिलेवेंस टुडे। जी। किसकी है? गुमाडी बिराजो, गुमाडी बिराजो पुस्तक है, ये पढ़ता रहता हूँ जी। अभी मैं इधर भी नई पुस्तक, मतलब जो पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए पुस्तकें नई तब तक हैं जब तक मैं उन्हें पढ़ लेता हूँ। इसलिए इसका मतलब नहीं कि अगर मैं 2015 की लिखी पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो मैं पुरानी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मेरे लिए नई है जी। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, फिर रामाचार्य की एक पुस्तक है महात्मा गांधी लेटर्स ऑन सेक्सुअलिटी एंड लव, काफी कंट्रोवर्सी गांधी को लेकर रहती है। हाँ, तो इसको भी मैंने इसको भी पढ़ा। तमाम विचारधाराएं आपके रहती है सुविधा के गांधी लिए बता रहे हैं जी। और एक शंभुनाथ जी हिंदी में एक बड़ा नाम है, आलोचक हैं, समीक्षक हैं, तो उनके विचारों का एक लेख है सभ्यताओं का संवाद, शंभुनाथ की वैचारिक दुनिया। शंभुनाथ लिखते बहुत अच्छा है, उनको भी पढ़ता रहता हूँ जी। अभी जो इधर भी जो पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ जी। फिर ज्योतिष जोशी, ये कला क्षेत्र के हैं, अच्छा, और समीक्षक हैं, आलोचक हैं जी। इनका मतलब इनके बड़े आयाम हैं। इनकी पुस्तक तुलसीदास का स्वप्न और लोक, अभी इधर बीच टेबल पर रखा हूँ पढ़ने के लिए जी। एक विशुद्ध रूप से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए, वामपंथी सोच से जुड़े हुए लेकिन बड़े लेखक, अच्छा, जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, उत्तर आधुनिकतावाद और विचारधारा जी, पोस्ट मॉडर्निज्म, और इस पर जो इनको मैं पढ़ रहा हूँ, इनकी लगभग सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, मैं इनको रुचि से पढ़ता हूँ, अच्छा लिखते हैं जी। विचार अलग है लेकिन लिखते अच्छा हैं, और उन्हें भी समझना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि किसी और दूसरे प्रकार के विचार वालों को जी। इसके बाद एक पुस्तक हिंदी नवजागरण पर बहुत अच्छी लिखी गई है जी, हालांकि वो स्त्री प्रश्नों से जुड़ी हुई है, अच्छा, हिंदी नवजागरण का के उस पक्ष से जुड़ी है, इतिहास, गल्प और स्त्री प्रश्न, जेनू की हैं गरिमा श्रीवास्तव जी, अच्छा, ये पुस्तक भी मैं इधर बीच पढ़ रहा हूँ। और कुछ दूसरी इंस्पायरिंग पुस्तकें, स्पिरिचुअल लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, मेरी रुचि विविधतापूर्ण है जी, सब जगह मतलब कुछ सब चीजें वही आप तो पहले ही बताया कि हम लेफ्ट राइट या तमाम विचारधारा पढ़ के एक अपना जो है रखना जी। ये कौन तो ये ए टेम्पल ऑफ नो गॉड्स जी, मानव कौल की पुस्तक है जी। तो इसका हिंदी अनुवाद मुझे नहीं मिल पाया, संजोग से जो पुस्तक आई तो अंग्रेजी काम भर से पढ़ लेता हूँ, काम भर की जी जी। तो ये मैं इस पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अच्छी पुस्तक है जी। अब देखिए वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस जी, डैनियल गोलमैन की पुस्तक है जी। ये इस तरह से ये हमें कार्य क्षेत्र में सहयोग करती है जी। ऐसे मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं कार्य क्षेत्र में सहयोग करने वाली, ये इसको पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता हूँ, अभी इधर भी नई पढ़ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ नई जो पढ़ रहा हूँ जी। और अब ये भी पुस्तक अभी जल्दी में ही रखा था काफ़ी पहले, लेकिन पढ़ना शुरू किया, मरियन विल्सन की है जी, ये रिटर्न टू लव जी, अच्छी पुस्तक है, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ये लोग काफ़ी टफ लिखते हैं जी, जो
भारत में अंग्रेजी पढ़ने वाले गैर अंग्रेजी क्षेत्र के मतलब गैर अंग्रेजी भाषी मतलब हिंदी भाषी छात्र हैं, उनके लिए फॉरेन राइटर्स की पुस्तकें पढ़ने में थोड़े नहीं, कुछ सेमेंटिक्स ऐसे होते हैं जिनको समझना पड़ता है जी। तो मैं हिंदी में सेमेंटिक्स पर काम कर रहा हूँ बहुत वर्षों से जी। तो उन मतलब आप डिक्शनरी रख करके उन्हें नहीं पढ़ सकते जी। आप ऐसे ही सीधे उन्हें नहीं पढ़ सकते, कुछ सेमेंटिक्स ऐसे आते हैं जिन्हें आपको समझना पड़ता है। तो आप बहुत, जैसे हिंदी की पुस्तक आप सोते जागते ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मतलब समझने में थोड़ी सुविधा, किसी भी समय कोई भी, तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर के धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ने का भी इन पुस्तकों का एक अलग आनंद है कि आपको एक नए सेमेंटिक्स से परिचय मिलता है जी। भाषा के क्षेत्र में किस तरह से जी चीज़ें लिखी जाती हैं जी। ऐसे ही पुस्तकें हैं जी। और कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अवधेश प्रधान जी की एक पुस्तक है, इधर बीच पढ़ रहा हूँ, परंपरा की पहचान जी। तो पुस्तकें मेरे लिए खुराक है, मैं पढ़ता हूँ और आत्म सुख के लिए पढ़ता हूँ। और ये पढ़ाई लिखाई हिंदी साहित्य और मतलब भाषा और साहित्य तो पढ़ता हूँ क्लासरूम में, जो करिकुलम निर्धारित है पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए, वो तो पढ़ करके क्लास में जाता हूँ जी। और कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थी संतुष्ट रहे। उसमें इस तरह की पढ़ाई, मैं कुछ लॉ की फील्ड्स के जो जैसे फलियस नरीमन, इन सब की पुस्तकें भी जो मुझे पसंद आ जाती हैं, मतलब मेरी रुचि जहाँ बढ़ती है या जिज्ञासा होती है उसको पढ़ता रहता हूँ जी। तो पढ़ना लिखना तो शौक है, लेकिन आत्म सुख के लिए। साहित्य से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, साहित्य से जुड़ा कोई व्यक्ति हो और पुस्तकों से उसकी दोस्ती ना हो तो फिर ये तो बड़ी गलत चीज होगी, मुझे लगता है कि मेरी रुचि अंग्रेजी साहित्य में सटायर में है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में सटायर बहुत अच्छे लिखे गए हैं जी। और हिंदी में भी हैं, लेकिन अंग्रेजी सटायर से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो हरिशंकर परसाई को पढ़ना हो या श्रीलाल शुक्ल को पढ़ना हो, तो अंग्रेजी के जो जोनाथन स्विफ्ट हैं, अलेक्जेंडर पोप, उनको भी मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो सटायर को लेकर के एक जो चीज़ समझ बढ़ती है जी। हाँ जी जी। ये तो बात शिक्षा से हो गई, साहित्य से हो गई और तमाम चीज़ें जो ऐसी बात हो गई। अब हम कुछ विश्वविद्यालय में आते हैं, विश्वविद्यालय की चीज़ों पर। आप विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक प्रॉक्टर पद पे रहे हैं, कुलानुशासक पद पे, जो पिछले दिन आपने इस्तीफा दे दिया है। और हम उस पर थोड़ी बात करना चाहेंगे सर कि जब आप यहाँ पे प्रॉक्टर बने 4 जुलाई 2023, मैं सही बता रहा हूँ? हाँ, जुलाई में बने मुझे 4-5 तो याद 3 को आप बनाए, 4 को शायद आपने चार्ज संभाला, जो मुझे हाँ जी वही डेट है। तो आपने जब चार्ज संभाला यहाँ का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रॉक्टर, तो आपके सामने चैलेंजेस क्या क्या थे सर और आपने उसको काम कैसे किया उस पर? देखिए, शिक्षक के पास दूसरे को कोई काम, विश्वविद्यालय के दूसरे नॉन टीचिंग मतलब वर्क जो है, नॉन टीचिंग असाइनमेंट जी करने का कोई उसके पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है यूनिवर्सिटी सिस्टम में कि हमें उस तरह का कोई प्रशिक्षण प्राप्त हो जी। जब मैं प्रॉक्टर बनाया गया जी, उसके पहले मुझे प्रॉक्टर बनने का अभ्यास नहीं कराया गया था। यूनिवर्सिटी सिस्टम में है नहीं, कहीं भी एक व्यक्ति को कान पकड़ कर उठा लिया जाता है और चलो तुम प्रॉक्टर बन जाओ। अच्छा, थोड़ा उसकी तबीयत को ध्यान में रख करके सभी विश्वविद्यालयों में रखा जाता है कि ये काम कर पाएगा जी। शायद मेरे लिए भी ये सोचा गया कि ये काम मैं कर सकता हूँ। ये प्रयोग है, ट्रायल एंड एरर है जी। कोई वाइस चांसलर किसी को प्रॉक्टर नियुक्त करता है, वो सफल भी होता है, असफल भी होता है, उस समय काल पर निर्भर करता है। कोई शिक्षक जब वहाँ जाता है तो वो ट्रायल एंड एरर पर काम करता है, उसे उन चीज़ों का कोई प्रशिक्षण, हम पुलिस की तरह प्रशिक्षण नहीं पाते जी। और उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो इनडिसिप्लिन आएगा, जो अनुशासनहीनता दिखेगी, वो स्टूडेंट के द्वारा इनडिसिप्लिन होगी। हमें छात्रों की अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने का एक स्वाभाविक अभ्यास शिक्षक को होता है जी। लेकिन कोई अनुशासनहीनता जब गैर छात्रों द्वारा, बाहरी तत्वों द्वारा होती है तो वहाँ एक टीचर फेल भी हो सकता है जी, वो असफल भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने का अभ्यास, प्रशिक्षण पुलिस के पास होता है, शिक्षक के पास नहीं होता है जी। हालांकि हम पुलिस का सपोर्ट लेते हैं जी, लेकिन चीज़ें जिस तरह से पोलिटिसाइज हो जाती हैं, ऐसे में एक चाहे वो प्रॉक्टर हो, शिक्षक हो, जो भी हो, वो ट्रैप भी हो सकता है या नुकसान भी उठा सकता है, उसकी छवि को नुकसान हो सकता है। ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जी, इनको मान जानकर ही वहाँ हम लोग जाते हैं और जो भी होता है उसको झेलते हैं जी। तो नहीं सर, जो भी थी वो शायद तमाम चीज़ आपके साथ हुई। सर इसमें जब आप प्रॉक्टर थे, आपने जैसा बताया, मैं बता दूं कि जब मैं हुआ जी,
उस समय यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छी नहीं थी। हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक था? जबरदस्त आंदोलन लगभग 3 वर्षों से चल रहा था, जी, छात्र संघ के गठन वाला। जी, और छात्र संघ के गठन का आंदोलन एक नारा था, हुँ, एक बैनर था, जी, लेकिन उसके पीछे हुँ, दूसरी तमाम तरह की अराजकताएं पल रही थी। जी, होता क्या है कि बड़े आंदोलनों के पीछे बहुत सी अराजकताएं पलने लगती हैं, यानी बहुत से गलत लोग उन आंदोलनों में घुस जाते हैं, हुँ, जो न सिर्फ उस आंदोलन का नुकसान करते हैं, हुँ, बल्कि उस पूरे समय काल में चीज़ों को बड़ा खराब कर देते हैं। हुँ, उस आंदोलन में भी ऐसी बात आ गई थी, जैसे पूरे कैंपस में उपद्रव होता था, जी, गाड़ियां तोड़ दी जाती थी, हुँ, प्रशासनिक कार्य बाधित कर दिए जाते थे। हुँ, आगे आगे आंदोलनकारी जा रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस जा रही, कक्षाएं चल नहीं पाती थी। हुँ, यूनिवर्सिटी में टेंट लगा करके वो आंदोलन शुरू हो गया था। हुँ, मेरे सामने चैलेंज था। मैंने अपने लेवल पर प्रयास करने की कोशिश की। मैंने पहले ही कहा कि इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं था। हुँ, मैंने पुलिस का सहयोग लिया। हुँ, आ, आ, जो कुलपति हैं, हुँ, उनका तो बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके सहयोग के तो चीज़ें चल नहीं सकती। जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करना होता है। हुँ, लेकिन फील्ड में हम होते हैं, हुँ, इसलिए गलतियाँ हमारी होती हैं और उसका ज़िम्मेदार हम होते हैं। जी, तो उस तरह से चलता रहा और मैंने महसूस किया कि चीज़ें बदली भी। हुँ, नॉन स्टूडेंट मूवमेंट प्रभावित हुआ। मैंने कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कभी विद्यार्थी नहीं थे, हुँ, और सोशल मीडिया पर बड़े अधिकार के साथ उन्होंने वरिष्ठ छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिख रखा था। जी, उनमें से कइयों पर मैंने केस किया। इस समय नाम लेना तो ठीक नहीं है, जी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत शत्रुता में नहीं नहीं, नहीं, जाना चाहता जी, और ना ही मेरा कोई प्रयोजन है। जी, मेरा, मैं प्रॉक्टर के रूप में जो भी रहा, जी, तो मैंने उनको चिन्हित किया। परीक्षाओं में फर्जी नाम से लोगों को बैठाने लगे। हुँ, इसमें बड़ा हम लोगों ने प्रयास किया। हुँ, बहुत से लोग इसको लेकर जेल में गए। हुँ, यहाँ प्रायः जो उपद्रवी तत्व थे, 2 ही तरीकों से एडमिशन पाते थे। हुँ, या तो वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, जी, जो फर्जी सर्टिफ़िकेट होता था, हुँ, या तो वो विकलांग थे। विकलांगता पीएस में होता है। मतलब दिव्यांग थे। हुँ, हुँ, दिव्यांगता में उनके पास सबसे आसान था कि वो बहरे बहरे का सर्टिफ़िकेट ले लेते थे। अच्छा, तो मैंने कुछ ऐसे एडमिशन पाए और उपद्रव कर रहे छात्रों को चिन्हित किया, जी, जिनके मेडिकल सर्टिफ़िकेट फर्जी पाए गए। उसमें कुछ पर हम कार्रवाई करने में सफल हुए, कुछ को हमने उनका पंजीकरण निरस्त कराया। ये सब चीज़ें भी अनुभव रही कि ये छात्र आंदोलन की जो कमान है, हुँ, वो गैर छात्रों के हाथ में चली गई। जी, तो ऐसे में जो स्टूडेंट इशू था, जी, वो ना रेज़ हो पाया, ना डिसॉल्व हो पाया। जी, नॉन स्टूडेंट इशू मतलब पॉलिटिसाइज़ हो गया। जी, और वो जो गैर छात्र रहे, वो, उनके कुछ नैरेटिव्स थे, कुछ जी, मोटिव्स थे, जी, वो उस पर काम करते रहे। इसलिए जो अमन पसंद छात्र था, जो जेन्युइन स्टूडेंट छात्र था, उन्होंने उनका सपोर्ट भी नहीं किया। हुँ, और मेरे लिए आसान था ऐसे लोगों को बाहर करना। हुँ, इलाहाबाद के 25-26 हज़ार विद्यार्थियों में आप मिल करके देखें, जी, तो लगभग 2-250 जेन्युइन स्टूडेंट ही जी, किसी बात का विरोध करते हैं। जी, बाकी हुँ, सब लोग अपना पठन-पाठन कर रहे हैं। सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी की संसाधन संबंधी कुछ कमियाँ हैं, जी, लेकिन उसे वो अपना घर समझते हैं, अपनी संस्था समझते हैं, जी, और ये वो भी जानते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के पास ये चीज़ें होती, हुँ, तो उनको ना देता, यूनिवर्सिटी उन्हें ना देती, तो किसे किसे देती? देती? हुँ, अगर हमारे घर में कोई चीज़ है, तो हम अपने बच्चे को क्यों नहीं देंगे? जी, तो हमने बच्चों से ये भी कहा कि आप इसको घर समझें, हुँ, इसको होटल ना समझें, इसको हुँ, इस तरह के मतलब एक कंज्यूमर, जैसे एक कस्टमर और एक दुकानदार का रिश्ता होता है, वैसा ना समझें। हुँ, ये संस्था जितनी हमारी है, उससे ज़्यादा आपकी है। हुँ, क्योंकि संस्थान, ऐसी शैक्षिक संस्थाएँ विद्यार्थियों के लिए खुलती हैं, जी, और विद्यार्थियों के लिए सारे संसाधन तय कर जाते हैं, हुँ, बनाए जाते हैं, और उन्हीं संसाधनों का हिस्सा, उन्हीं संसाधनों में हम भी हैं। जी, एक विद्यार्थी के लिए विश्वविद्यालय खुलता है, हुँ, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति होती है, एक ऑफ़िस का एक सिस्टम बनाया जाता है, और सब कुछ को संचालित करने के लिए कुलपति की नियुक्ति होती है। जी, तो सबसे जा किस के सेंटर में कौन है? केंद्र में के विद्यार्थी है। बिल्कुल, सब कुछ उन्हीं के लिए होता है। हुँ, ऐसे में उन्हें समझना पड़ेगा कि उनके लिए जो कुछ हमारे पास है, हुँ, उसका हम प्रयोग करेंगे, हम उनसे छिपाएँगे क्यों? जी, लेकिन कभी-कभी गुमराह कर दिए जाते हैं, कभी-कभी ऐसी बातें होती हैं। असंतोष के जेन्युइन रीज़न भी होते हैं, जी, लेकिन तरीके कभी-कभी इतने खराब होते हैं कि असंतोष को फिर पुलिस के तरीके से, अनुशासनात्मक
जी, यही तरीके भी से बात होती है। दबाना आपने सर पड़ता बताया है। कि जो है कैंपस में हमने तमाम अराजक चीज़ों को ऐसे खत्म किया, मतलब शांति कैंपस में आ गई। तो इसमें शांति वाले पक्ष पे सर विश्वविद्यालय में, आप विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए 2 नैरेटिव चलता है, 2 पक्ष इसमें है। जी। एक पक्ष कहता है कि विश्वविद्यालय के कैंपस में शांति तो आ गई, खूब शांति आ गई जब से राकेश सिंह सर प्रॉक्टर हुए। एक पक्ष और आता है जो कहता है ऐसी शांति का हम क्या करें जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें कही जाती हैं जो मैं कोट कर देता हूँ। इसी कॉन्टेक्स्ट में सर 3-4 बातें जो मेन रखी गई हैं वो है कि आप जब प्रॉक्टर बने उसके बाद अक्टूबर 2023 में कुछ छात्र लाइब्रेरी गेट पर आंदोलन कर रहे थे किसी मुद्दे को लेकर। आप वहां पहुंचते हैं, बात होती है और बात होने के साथ साथ कुछ बात बढ़ जाती है और आपने गार्ड से लाठी छीन ली और एक छात्र पे लाठी से, मतलब लाठी चला दिया उसके ऊपर, लाठी से उसको मारा। एक और बात आती है उसके बाद फरवरी 2024 एक में। चीज पर बात कर हाँ लेते जी हैं सर, ना। इस पे बात। मुझे याद है 17 अक्टूबर 2023 की घटना है। जी मैंने एक विद्यार्थी को, उसके फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड मौजूद है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके जी सम्मान में उसका नाम नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि मेरा पर्सनल नहीं है। जी कोई विद्यार्थी कह दे कि लाइब्रेरी गेट बंद कर देंगे, जी। तब तक बंद रहेगा जब तक निलंबन समाप्त नहीं कर दिया जाए। निलंबन समाप्त होने के कारणों पर आप जाइए, किस तरीकों पर जाइए, तो किस तरीके से निलंबन समाप्त होगा। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं आप प्रमाण दीजिए, हम प्रमाण देंगे कि आपके ऊपर एलिगेशन सही है, जी वो प्रमाण देंगे सही नहीं है। जी। दूसरा तरीका है या तो वो क्षमा मांगे, अगर गार्जियन को इसमें शामिल करना चाहते हैं तो शामिल करें, अदरवाइज वो खुद क्षमा मांगे। एक कमेटी बनती है, इंक्वायरी कमेटी बनती है, उसमें उनके कास्ट का, उनके जेंडर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय के सारे लोग एक ही विचार के हो सकते हैं, जी हर तरह के लोग रहते हैं, वहाँ उनकी बात जनरली सुनी जाएगी। जी अदालतें हैं, कोर्ट है, बहुत सी चीजें हैं। इसका तरीका नहीं 2 छात्रों के निलंबन वापस करने के लिए लाइब्रेरी गेट बंद कर लें जी और वहाँ इकट्ठा कौन, जिस छात्र की बात हो रही है जी। वो विद्यालय का उस घटना से 4 साल पहले का छात्र था। अच्छा, वर्तमान छात्र में नहीं था वो? वर्तमान छात्र नहीं था, जी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। जी उससे उसकी मार्कशीट मंगा लीजिए, पूछ लीजिए वहाँ छात्र था, वो उस आंदोलन में क्या कर रहा था। वो एक खास संगठन से है। जी उस संगठन के बारे में बहुत कुछ मैं लिख चुका हूँ, यहाँ नहीं बताना चाहूँगा। जी और वहाँ जो बात आई, जी विद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, जी वो मेरे पीछे ही खड़े थे जी और ज़रूरत पड़ने पर वो हर जगह रहेंगे। जी और वो मेरी जात के भी नहीं, मेरे धर्म के भी नहीं, मुसलमान प्रोफेसर हैं, साइंस फैकल्टी के हैं जी और सीनियर प्रोफेसर हैं। उस छात्र ने जिस तरह से मेरे साथ एब्यूजिंग बिहेवियर किया, जी मुझे प्रवोक किया, जी और जिस तरह से मेरे पास विजुअल है, जी मुझे सीसीटीवी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उस जी समय की है, हाँ और जब वो फोरेंसिक लैब में जाएगी तो वो सही साबित होगी। जी। हाँ, वो है। अच्छा उसके लिए मैं कुछ भी सामना कर, मुझे पूरी तरह से नीचे गिराने की कोशिश की गई। अच्छा उस घटना के ठीक पहले एक विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को पटक के मारा गया था। हाँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात आप कर रहे हाँ हैं। हाँ, जी मैं विश्वविद्यालय का भी नाम नहीं लूंगा। जी ये उसी तरह का एक प्रयोग था उनका जो सफल नहीं हो सका। अच्छा। हाँ, कोई मेरी माँ को गाली देगा, कोई मुझे जातिवादी कहेगा, जी तो और दूसरी चीज कि विश्वविद्यालय के 25,000 छात्रों के लिए जी मैं 3-4 छात्रों की जिद पर 25,000 छात्रों का पठन पाठन बाधित नहीं करने दे सकता। मैं जी प्रॉक्टर रहूं या ना रहूं, लेकिन ऐसा नहीं करने दे सकता। तो इसलिए मेरा प्रतिरोध मैंने किया और उनको बाहर निकाला, और उसके लिए वो कोर्ट में गए हैं। मैं कोर्ट का सामना करूंगा, न्याय वहां होगा। अभी चल रहा मुकदमा? अब सोशल मीडिया, हाँ बिल्कुल, वो गए हैं कोर्ट में, मैं भी कोर्ट में गया हूँ, जी और कोर्ट में निर्णय होगा जी कि वो सही थे, हम सही थे। जी अब ये सोशल मीडिया पर ये चीज़ फैलाई जा रही है, मैं सोशल मीडिया के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। जी सोशल मीडिया की हालत बहुत ख़राब है। जी मैं सोशल मीडिया के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब अभी टिप्पणी, उससे लोग भी कुछ गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि अगर मैं कोई टिप्पणी कर दूँ। हर एक सोशल मीडिया पर ख़राब चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, सही रियलिटी है सोशल सर, मीडिया इसमें पर एक नए बच्चे को जो सोशल मीडिया शुरू में जा रहा है, वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मुझे क्या स्वीकार करना चाहिए। जी अभी एक खराब से खराब चीज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लीजिए, 400 लोग जो है उसमें लग जाते हैं। ये सही बात है, यही बात हो रही है। अगर मैं आपको इसमें बता दूं कि अभी आप एक मतलब किसी जानवर का गोबर डाल दीजिए वहाँ सोशल मीडिया पर, फिर शाम तक देखिए 600 लोग जो है गोबड़ावले की तरह उस पर लग जाते हैं। ये क्या सोशल मीडिया है भाई? वहाँ कोई वहाँ जस्टिस तो है नहीं। जी
अब सोशल मीडिया से जस्टिफिकेशन लेंगे? हमने यूनिवर्सिटी के लिए काम किया, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रॉक्टर के रूप में अपने काम के प्रति आश्वस्त हूँ, और जितनी भी संविधान में, व्यवस्था में जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जहां मुझे अपने काम को डिफेंड करना होगा, अपने जो हमने निर्णय लिया उसको डिफेंड करना होगा, वहां मैं रहूंगा। सोशल मीडिया कोई जुडिशियल फोरम नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर उसे डिफेंड करूं या सोशल मीडिया पर लगा रहूं। तो कोई आरोप लगाता है, ये उसकी खुराक है, अपना ले, हमसे क्या लेना देना। समाज में जो चीजें चलती हैं, बाहर चीजें, तो हमने सोचा था कि नहीं, समाज नहीं जी, समाज और सोशल मीडिया बंदर है जी। आप इलाहाबाद शहर में जाइए जी, आप इलाहाबाद के 25,000 विद्यार्थियों से देखिए, हम लोगों के कार्य का प्रभाव कॉलेजों में भी पड़ा है। हाँ, कॉलेजों में भी न्यूसेंस कम हुआ है जी, और इस बात को वहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने महसूस किया है। हम समाज का मतलब सोशल मीडिया नहीं जी, सोशल मीडिया में समाज का वो तबका है जो एडिक्टेड है सोशल मीडिया, उसको एडिक्शन की जरूरत है। वो ग्राउंड पर जा करके वो सर्च करे, ट्रुथ को खोजे, वो सत्य को जाने। सत्य को लोगों को जल्दी है, सत्य जानने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ सुन करके उसे सत्य मान लेने की स्थिति बन गई लोगों की जी। अब उनका हम हर व्यक्ति का जवाब देते तो नहीं टलेंगे। सोशल मीडिया मेरे कार्य का जस्टिफिकेशन या मेरे कार्य को एसेस करने वाला मेरे लिए स्वीकार्य फोरम नहीं है जी। ठीक। एक सर और आप पे आरोप लगा, एक फरवरी 2024 जनवरी 2024 में फरवरी का उसका मामला आ गया। तो उसमें क्या था, एक छात्र को किसी चीज के लिए प्रॉक्टर ऑफिस बुलाया जाता है, और उस ऑडियो में जो बताया गया, मतलब जो ऑडियो सामने आई, उसमें था कि उस छात्र के साथ तमाम जातिवादी गाली दी गई, उसको माँ बहन की गालियां दी गई, ऐसा उस ऑडियो में था जो वायरल हुआ। उसके बाद तमाम आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद आपको पद से हटाया भी गया था। उसके बाद एक जांच कमेटी भी बनी थी जी। उस मामले पे सर क्या पक्ष आपका? वो मामला सुंदरलाल हॉस्टल से जुड़ा हुआ है जी। सर सुंदरलाल हॉस्टल में हमारे ही प्रॉक्टोरियल टीम की एक मेंबर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह जी, मैं उनका नाम ले सकता हूँ। इस समय कार्यवाहक प्रॉक्टर वो वहाँ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे जी, और एक साजिश के तहत उन्हें बम मारने की योजना बनाई गई। अच्छा। और उस योजना में हमारे पास प्रमाण है, हम इसलिए निश्चिंत बैठे हैं कि कोर्ट में हम ये रख सकते हैं जी। कोर्ट में वो जो ऑडियो है वो भी रखें, हम अपने प्रमाण रखेंगे, समझ में आ जाएगी चीजें कहाँ से हो रही हैं जी। जब कोर्ट ने उनके मामले को एफआईआर करने लायक नहीं समझा जी, तो उनके पास कितना प्रमाण है इसे समझा जा सकता है। अच्छा, उन्होंने एफआईआर नहीं किया? एफआईआर किया उन्होंने। एफआईआर करने को मतलब उन्होंने शिकायत की जी, पुलिस ने मामले की इंक्वायरी करके एफआईआर दर्ज नहीं किया। फिर वो कोर्ट गए जी, कोर्ट में उनके पास उन्होंने जो भी किया हो कोर्ट में, कोर्ट ने उनके मामले को खारिज किया। एफआईआर करने भर का मसला नहीं है जी। यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, क्या चलती है, ये वहाँ के डिसिप्लिन रूल जानते हैं, और चीजें अगर आगे वो करेंगे तो हम आगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमारे पास पूरे जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चीजें चली वो सब हैं जी। हमारे पास ऐसे छात्रों के बयान हैं, और उनको, अतुल को धमकी देने वाले उन छात्रों के खिलाफ हमने पुलिस में एफआईआर भी किया है। जिस लड़के की बात हो रही है उस लड़के के खिलाफ 3-4 केस हैं। अच्छा। SC ST एक मैटर भी है जी उस लड़के के खिलाफ। उस दिन की घटना में अगर हमें उस लड़के के खिलाफ कुछ करना होता तो हम पुलिस चौकी से SI को बुलाते जी। हम SI कब बुला जाते हैं? प्रॉक्टर ऑफिस में, जब कोई लड़का उत्पात करता है, बदमाशी करता है, हमारे नियंत्रण से बाहर आता है जी। पुलिस तो पुलिस क्या, हम इस कॉन्स्पिरेसी में, सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी में पुलिस हमारे साथ शामिल है। पुलिस आई, उसका आरोप है पुलिस ने मारा, उसका आरोप लोगों ने गाली दिया, लेकिन क्या वो लड़का पूरे ऑडियो में उस लड़के कोई आवाज सुनाई पड़ रही है? और ऑडियो कहाँ से आ गया? ऑडियो है, मैं कह रहा हूँ वहीं का ऑडियो है जी। तो वो लड़का करने क्या आया था? ऑडियो रिकॉर्ड करने आया था। अगर ऑडियो रिकॉर्ड करने आया था तो उसके पीछे उसकी एक साजिश थी जी। वो क्या कर रहा था? कोई आवाज उसकी नहीं है। उसने सबको गुरुजी कहा, दरोगा जी को सलाम किया, और सब उसको मारना शुरू किए। उसने किसी को गाली नहीं दी जी। ये कहाँ लिखा है कोई किसी को माँ गाली देगा दूसरा नहीं गाली देगा? उसका जो बयान सोशल मीडिया में, अध्यापक के लिए कोड बना हुआ है कि अध्यापक को कोई माँ की गाली देगा और वो कुछ नहीं बोलेगा, कहाँ लिखा है भैया जी? कोई शरीफ समझे या ना समझे, मैं शरीफ समझने सर्टिफिकेट कुछ लोगों से थोड़े ले रहा हूँ जी। लेकिन माँ ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि कोई भी आकर उसको गाली दे,
नहीं, ये बिल्कुल तब उचित ये नहीं कहाँ है। से बात है? तो वो ऑडियो लेके जाएँ, जी। वो सब चीज़ लेके जाएँ, जी, एलिगेशन है वो लेके जाएँ, जी, हम कोर्ट में सामना करेंगे। जी, ऐसा क्या है? ठीक। तो आप और हम प्रॉक्टर के रूप में अनुशासन के लिए काम कर रहे हैं ना, हमारा सामना किन लोगों से होता है? एक जेन्युइन स्टूडेंट जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ थोड़े, हमारा तो थाने जैसी स्थिति रहती है। हमारे यहाँ तो वही आते हैं जो किसी कोई अपराध करते हैं। हमारी मुलाकात किससे होती है? जी, जो एक अनुशासन अच्छा हीनता करते विद्यार्थी हैं। हमारे पास क्यों आएगा? वो जी, तो काउंटर्स आई कार्ड लेगा चला जाएगा। जी, हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं, जी। जिनको सताया जाता है, जिन विद्यार्थियों को, हुँ, हुँ, और या जो सताते हैं, 2 हुँ, लोग आते हैं। हमारा तो सामना 2 ही लोगों से होता है ना। हुँ, एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रॉक्टर ऑफिस क्यों आएगा? प्रॉक्टर हुँ, ऑफिस बना किस लिए है? हम लोग बहुत से काम करते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं। जी, लड़कियों के साथ छेड़खानी की, लड़कियों ने विज़ुअल बनाया है, वीडियो बनाया है, लड़कियों के साथ ज़बरदस्त छेड़खानी होते हैं। कैंपस में हॉस्टल से 25-25, 30-30 बच्चे निकलते हैं हुँ, और जानवरों की तरह मारपीट करते हैं। हुँ। इसमें प्रॉक्टर का क्या रोल है? आप लोगों ने देखा नहीं क्या? बिल्कुल, कैंपस पे कितनी बिल्कुल, मारपीट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने 20-22 छात्रों को ईश्वर टोपे के पास पकड़ा। वो हुँ, एक क्योंकि थोड़ा संदेह हुआ, गार्ड ने सूचना दिया, वो सब गांजा पिए हुए थे। अच्छा। हाँ, सब गांजा पिए, पुलिस भी बुलाई गई। हुँ, फिर उनके करियर को ध्यान रखते हुए छोड़ा। हुँ, अभी छात्रावासों में मारपीट हुई। हुँ, एक लड़का है जो इतना ज़्यादा मारा गया कि उसके सिर की हड्डी, सिर में हड्डी टूट कर के अंदर चली गई थी। हुँ, और लोक सेवा आयोग के सामने एक हॉस्पिटल है पास में, जी, वहाँ गए हुँ, लड़के, लेकिन डर के मारे डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा था। आधी रात को हम लोग गए, सिफारिश करके कराए। जी, ये रैगिंग होती है, इसमें प्रॉक्टर का रोल है क्या? नहीं, कौन बिल्कुल। करता है रैगिंग? आपस में ही करते हैं जी, रैगिंग। बिल्कुल। सर सुंदरलाल छात्रावास, पीसीबी छात्रावास में आधी रात को रैगिंग हुई, नंगा करके लड़कों को खड़ा कराया जाता था। हुँ, उनकी शिकायत हुई, गार्जियंस की शिकायत हुई, हमारे पास प्रमाण है। हुँ, आधी रात को हम लोग गए ना, बिल्कुल, पुलिस को लेके गए ना। बिल्कुल। हाँ? जी, क्या ये सब परेशानियाँ नहीं हैं? नहीं बिल्कुल। सर जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में सा अंग्रेजी विभाग के पास शराब की बोतलें पड़ी रहती थी, बियर की बोतलें पड़ी रहती थी। अच्छा, बहुत सब छात्र जानते हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट से मिलिए, सारी बात बताएँगे क्या करते थे। जी। ये हमारे हमारे विद्यार्थी थोड़े दारू हाँ, सर पीते हैं। इसमें वही तो ये बताया। बाहरी लोग जो घुस जाते हैं, यहाँ बवाल करते हैं, वो हाँ, लोग हैं। हमारे विद्यार्थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आने वाला विद्यार्थी ये जी, काम नहीं करता। जी, ये हमारी सारी समस्या, मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ, और कहते हैं कि अ, जैसे कहते हैं रिपीट करना, बार-बार जोर दे कर रहा हूँ, हुँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या नॉन स्टूडेंट इश्यू है। जिस दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग हुँ, और पुलिस प्रशासन, इलाहाबाद इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुँ, इस बात को समझ लेगा हुँ, कि विश्वविद्यालय की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हुँ, नॉन स्टूडेंट इश्यू से यूनिवर्सिटी परेशान है। जी, हाँ, जी। मैं 2 मुद्दे बात कर लिया। एक लास्ट मुद्दा मैं जानना और चाहूँगा जो इस समय प्रेज़ेंट टाइम में भी हाइलाइटेड खूब रहा है पिछले दिनों ही। हाँ, अ, कुछ छात्र आते हैं एक छात्र संगठन के जिसका नाम है दिशा छात्र संगठन। हाँ, वो आते हैं फैज़ अहमद फैज़ की जयंती थी उसके परिप्रेक्ष्य में आमंत्रित यानी कुछ कार्यक्रम कराने के लिए, कुछ कविता पाठ वगैरह करने के लिए। तो उनका आरोप ये है कि उनको प्रॉक्टर ऑफिस में अनुमति नहीं मिली और उसके बाद उनसे उनके साथ बदतमीज़ी की गई, गालियाँ दी गई उनको और उनसे उनका निलंबन कर दिया गया। अनुमति का प्रमाण तो मेरे पास मौजूद है। जी, बाकायदा अनुमति दी गई थी, मैं आपको दे दूँगा। जी, कोई भी कार्यक्रम कराने की एक व्यवस्था है हुँ, शिक्षण संस्थानों में, जी, धार्मिक भेदभाव के आधार पर, जाति भेदभाव के आधार पर, हुँ, या राष्ट्र विरोधी हुँ, बात ना हो, हुँ, इसकी सतर्कता की एक व्यवस्था है। हुँ, इसलिए जब कोई कार्यक्रम होता है तो ये नोटिफिकेशन है कि उसकी प्रॉपर अनुमति ली जाए। जी, और किसी भी कैंपस में अनुमति के लिए डीन इंटाइटल्ड हैं, प्रॉक्टर नहीं। प्रॉक्टर का काम केवल सिक्योरिटी देना है। अच्छा, बताइए, मैं उन बच्चों को तो सहूलियत देता हूँ हुँ, जो हमारे यहाँ आ जाते, हमारा काम है, डीन है अगर अनुमति दे दी है, हाँ, तो हम उनको जो है हम सिक्योरिटी सुरक्षा देते देंगे, हैं। हाँ, ये बच्चे डीन के यहाँ जाते हैं और एक भी परमिशन डीन साहब नहीं देते। हुँ, क्योंकि उन्हें चीज़ों की उन्हें पता नहीं रहता है कौन क्या, वो हमसे पूछते हैं, बात करते हैं, हुँ, और मैं उनसे ही मैं सिफ़ारिश करता हूँ, सर इसकी परमिशन दे दीजिए। तो मैं किसी छात्र को, उस समय तो किसी छात्र को, इनको एक चिट्ठी कायदे से लिखनी नहीं आती, सब अपने सिग्नेचर बनाते हैं। कोई छात्र आइडेंटिफ़ाई नहीं कार्यक्रम कौन कराना चाहता है, वो वैसे सिग्नेचर बनाते हैं जो क्रिप्टिक होती है। हुँ, ये एक चिट्ठी लिख के कायदे से, मतलब कौन-सा छात्र साइंस का है, आर्ट का है, बीए का है, एमए का है, वो अपना नाम और परिचय पत्र तो लिखे। जी, आप प्रॉक्टर ऑफिस में देख लीजिए, या तमाम चिट्ठियाँ हमने रिसीव किया है, कोई एक प्रॉपर ड्राफ्ट तो हमें नहीं कोफ्त होती। जिस विद्यालय से हम पढ़े हैं, जिसका इसका गौरव है, उसका विद्यार्थी एक बाकायदे प्रतिवेदन नहीं लिखना जानता। जी,
तो वो चिट्ठी आई, शिक्षक होने के नाते मैंने उसे प्रूफ किया, मेरे पास चिट्ठी मौजूद है, मैंने प्रूफ किया, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को दिया। मैंने केवल ये कहा कि तुम लोग इतने बड़े शायर पर अगर काम कर रहे हो, कम से कम भाषा के स्तर पर शुद्ध लिखो। जी। ये शिक्षक के, अगर ये अपराध है तो फिर शिक्षक सेवा ही बंद कर देनी चाहिए। कोई शिक्षक अगर ड्राफ्ट आएगा, कहीं से ड्राफ्ट आ जाए तो मैं तो कलम चलाऊंगा, और मेरा कोई ड्राफ्ट जाए तो विद्यार्थी कलम चलावे, गलत है मैं सुधारूंगा। हम यहाँ पढ़ने आए हैं ना, तो पढ़ाई वाले मसले पर तो समझौता नहीं होगा। जिस समय संयोग से इस बार ईश्वर ने मेरी मदद की है ज्यादा, एसओजी के 2 जवान, जो लोकल यूनिट, एसओजी नहीं सॉरी, एलआईयू के 2 जवान वहां मौजूद थे, जिनके मैं नाम जानता हूँ। अच्छा। बाकायदे वीडियो उसमें सीसीटीवी में है। एक महिला असिस्टेंट प्रॉक्टर भी वहां आ गई। महिला गार्ड, जब भी कोई लड़की आती, मैं महिला गार्ड को अनिवार्य है, महिला गार्ड आ गई जी। असिस्टेंट हमारे यहाँ डिप्टी प्रॉक्टर तुलनारायण सिंह वो मौजूद थे, मैं था, और 3-4 बच्चे अंदर थे। 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। पूरी बातचीत हुई, पूरी बातचीत इसी लेवल पर हुई। उस लड़की को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, उससे तो बात भी नहीं हुई है, और वो कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें पानी पिलाया गया है, फिर वो गए हैं। वो एक किसी योजना में आए थे। तो निलंबन निष्कासन क्यों हुआ उनका? निलंबन उनका नहीं हुआ था, पहले बात सुनिए। 15 अक्टूबर को एक लड़के ने पूरी एफसीआई बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर दिया था, वो फेल हो गया है। यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा संबंधी रेगुलेशन हैं, उसमें जो छात्र उत्तीर्ण हो जाता है, वो एक्स स्टूडेंट के रूप में होता है, भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में होता है, वो नए सत्र के विद्यार्थियों के साथ कक्षाएं लेने के लिए इंटाइटल नहीं है। विशेष परिस्थिति में अगर वो ऐसा अनुरोध करता है तो विभागाध्यक्ष, फैकल्टी डीन अप्रूवल करा करके उसे दे सकते हैं। ये व्यवहारिक तरीका है। उसने कुछ भी ऐसा कर नहीं किया था, वो कक्षाओं में जाता था, और उससे पहले भी उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है। अनुशासन के लेवल, आपराधिक इतिहास कहने का मतलब कि माफिया नहीं, विश्वविद्यालय के अनुशासन तोड़ने का एक पूरा आपराधिक इतिहास रहा है। कई घटनाएं ऐसी हुई, हेरिटेज बिल्डिंग पर लगातार पूरा गंदा किया था, कार्रवाई हुई थी, निलंबित था, फिर बाद में उसने अपॉलजी एक्सप्रेस किया रिटर्न, और माफ किया गया। तो उसकी स्टूडेंटशिप लोग कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उसने उत्पात करना शुरू किया तो उसका कैंपस बैन हुआ। कैंपस बैन में निलंबन शब्द भी डाला गया जी, जिसको लेकर उसने काफी हंगामा किए, सवाल किए। तो वो एक्स स्टूडेंट के रूप में भी निलंबन हो सकता है। निलंबन कोई पनिशमेंट, निलंबन का मतलब बाकायदा सबको पता है निलंबन का आशय क्या है जी। तो उसकी पोजीशन एक्स स्टूडेंट के रूप में निलंबित हुई थी। अगर हम रेगुलर स्टूडेंट को निलंबित करते हैं तो वो भी निलंबित होता है। मैं तो कह रहा हूँ हमारा एक विद्यार्थी पास हो चला जाए और उसके पास डिग्री हो, अगर हम उसका निलंबन करते हैं तो डिग्री निलंबित होती है। डिग्री तब तक नहीं देंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो पाएगी। हाँ, कार्रवाई तो डिग्री निलंबन को लेकर उसने, और कितनी, एक वो छात्र था, फिर इसी बीच एक दूसरी छात्रा ने बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता की, उसको निलंबित किया गया था जी। घटना के जिस दिन की घटना है उसके पहले इस लड़की ने, और वो दूसरा लड़का भी फेल ही है, हाँ। तो दूसरा वही फेल है, उसका कैंपस बैन किया गया। इस लड़की ने गार्ड से बहुत बदतमीजी की। हेरिटेज बिल्डिंग पर वह दिशा छात्र संगठन, हर जगह वो चाहते हैं हर जगह दिशा छात्र संगठन का बैनर लग जाए, तो उसको रोका गया। गार्ड से बदतमीजी की। अनुशासन, जब ज्यादा अनुशासन तोड़ते हैं तो हमारे पास निलंबन एक उपाय है, हम निलंबन करते हैं। निलंबन करने का मतलब छात्र का करियर खत्म करना नहीं है जी। हम उनके गार्जियन को बुलाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि अब हम 18 साल से बड़े हो गए हैं, गार्जियन क्यों आएंगे। आप फेसबुक पर जा करके देख लीजिए कि दिशा छात्र संगठन वालों ने कितनी गालियां दी है। उस छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने टीचर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी दूसरे ऑफिशियल्स के बारे में कितनी खराब बातें कही हैं। तो निलंबन आप कह रहे हैं उस घटना में नहीं हुआ था, निलंबन उसके और तमाम घटनाओं निलंबन पहले हुआ था। वो लोग अपने निलंबन, वहां कोई उस दिन की घटना, अंदर आकर के कौन सी घटना हो रही है जी, घटना तो बाहर हो रही है। और फिर थोड़ी देर में ही, बातचीत में ही, फिर कई लड़के आ गए, गेट तोड़ने लगे। गार्ड को कंधे पर एक लड़की ने काट लिया है, एक महिला गार्ड को धक्का दिया, बाकायदे उनका इलाज कराया गया है। पुरुष गार्ड को भी इलाज कराया गया है, ऐसा नहीं है। और उनको वो अपना निलंबन और वो कैंपस प्रवेश लेकर के, लेटर लेकर के गए, यही बात हुई थी जी। हाँ, बात जब आगे बढ़ी सर तो उसमें उनका आंदोलन हुआ और उसके बाद उन्होंने गेट बंद कर लिया। वही जो भी किया, विद्यालय का मुख्य द्वार बंद करके वहां नारेबाजी करना, बाहरी लोगों को या कुछ छात्रों को भी गुमराह करके वहां यूनिवर्सिटी के खिलाफ, विद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ, ऑफिशियल्स के खिलाफ अपमानजनक बातें करना, विद्यालय की पूरे कार्य व्यवहार को रोक देना,
अहिंसक आंदोलन नहीं है, जी। तो अहिंसक आंदोलन है जी। और ये लोकतांत्रिक आंदोलन भी नहीं है। और ये दबाव बनाना कि अगर वो अपना जवाब लिखते, जी। गार्जियन को नहीं बुलाना चाहते थे तो मैंने तो उस लड़के के लेटर में लिखा है आप गार्जियन को बुलाएं अन्यथा स्वयं आकर के दें। उस लड़के के लेटर में लिखा है, वो अपने आता, खुद आता देता। तो सर ऐसी स्थिति में उनका तब तो इसका मतलब हुआ थाने में एफआईआर हो जाए, जी। 1000 लोग थाना घेर लें और कहें एफआईआर वापस करिए। जिसके खिलाफ एफआईआर होता है कोर्ट जाता है ना। जी। हाँ। तो ऐसी स्थिति में उनका निलंबन फिर वापस कर लिया गया, जिसमें आपका सिग्नेचर नहीं था, आपके द्वारा नहीं किया गया। आप डिप्टी प्रोक्टर हैं अतुल नारायण। मैं उस दिन कैजुअल लीव पर था, मैंने कैजुअल लीव ली थी। हाँ। तो डिप्टी प्रोक्टर ने साइन किया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, उसमें भी दो तमाम बातें हैं। उसके बाद आपने उसी शाम को आपने एक खबर आती है मीडिया में कि आपने अपना इस्तीफा भेज दिया है, ठीक है। और इस्तीफे को लेकर भी दो बातें रहती हैं, दोनों बातें मैं बता देता हूँ। पहली बात थी कि बताया गया कि पुलिस कमिश्नर ने आपको कुछ ऐसी मर्यादित बात कह दी उसी आंदोलन या उसी तमाम घटना को लेकर, ऐसी कुछ चीजें कहीं जिससे आप रुष्ट हो गए। और एक दूसरी भी बात चल रही है बाहर कि यह चल रही है कि प्रॉक्टर साहब ने यह कहा कि ऐसे तमाम निलंबन मैंने किए हैं और इसी आधार पे किए हैं, तो इन्हीं छात्रों का निलंबन वापस क्यों होगा, और मैं इन छात्रों का निलंबन अपने उस कलम से वापस नहीं लूंगा, उसके पहले मैं इस्तीफा भेज दूंगा। इस पे क्या बात है सर? दोनों पक्ष में, दोनों बातों में क्या सही था? ये बात मैंने किससे बताई है? जो लोग ऐसे कह सर रहे बाहर हैं, चल रही है, चर्चाएं चल रही वो हैं। लोगों से कहिए कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, जी। किसी के मन की बात जानते हैं जी। और वो एक नया व्यवसाय शुरू कर दें, जी। विद्यालय आंदोलन से मुक्त होकर के अपनी दुकान खोलें, जहां वो दूसरे की मन की बात को जान सकते हैं या ज्योतिष का कार्य कर सकते हैं। जी। मुझे इस विषय पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। जी। दोनों लोग अपने अपने ढंग से प्रसन्न हैं। जी। पुलिस कमिश्नर इस पूरे कमिश्नरेट की कानून व्यवस्था को देखते हैं। जी। एक जिम्मेदार अधिकारी के बारे में टिप्पणी करना मेरा तो धर्म नहीं बनता। मीडिया में ही बात पुलिस कमिश्नर वाली ही चली थी, इसलिए मैंने नहीं, पूछ लिया। मीडिया में चली थी तो मीडिया ने उनसे बात की होगी, उन्होंने अपना जवाब दिया है। जी। और मीडिया ने मैं देखिए यूनिवर्सिटी जो हमारा कंडक्ट है उसमें कोई शिक्षक अपने इस्तीफे के बारे में बात नहीं करता। इस्तीफे के और पहली चीज, इस्तीफा प्लेन स्वीकार किया जाता है। सकारण इस्तीफा तो अलग जांच का विषय बनता है। तो मैं अपनी सर्विस रूल, अपनी पोजीशन से परिचित हूँ। तो मैंने जैसे किसी काम को किया और जो असाइनमेंट मतलब हमारी मूल सेवा के अलावा जो दूसरे, हम अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट में जो मूल सेवा कर रहे हैं उसके अलावा दूसरे असाइनमेंट को हम किसी भी समय छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और उसके पीछे कोई कारण हो जरूरी नहीं है। कारण बहुत निजी हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है या दूसरे कारण भी हो सकते हैं। उन कारणों को लेकर के पब्लिक फोरम में जाना या मीडिया हाइप बनना तो कहीं से उचित नहीं है। तो लोगों को, ये लोग तय करें कि उन्हें इस बात पर क्यों इस बात को सोच रहे हैं, इससे क्या लेना। एक व्यक्ति प्रॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, उसने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म। दूसरा प्रॉक्टर होगा, काम करेगा। वो व्यक्ति मूल तो शिक्षक है। तो मतलब दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हैं, लोग अपने बारे में सोचें। जी, ठीक है, कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं। सर एक बात और बाहर आई व्हाट्सएप ग्रुप। और दूसरा बता दें कि यूनिवर्सिटी निलंबन करती है, निलंबन वापस भी लेती है, सशर्त भी लेती है, बिना शर्त भी लेती है। यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए काम करती है। जहां जो जैसे कोई निर्णय लिया गया, उस निर्णय पर रुके रहना या उसे वापस लेना या उस निर्णय को बदल देना यूनिवर्सिटी की जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी होती है वो होती है। उसको लेकर सवाल तो होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी उसे तय करती है। तो किन्हीं कारणों से निलंबन किया गया था और जेन्युइन कारणों से उसे वापस लिया गया, जरूरत या समय की जरूरत के हिसाब से वापस लिया गया। उसको लेकर के एक प्रॉक्टर ये हट नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों किया गया, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं ऐसा करने वाला कौन होता हूँ? यूनिवर्सिटी एक कंपोजिट डिसीजन लेती है, वन वे डिसीजन नहीं होता। इवन वाइस चांसलर भी कोई डिसीजन नियमों और व्यवस्थाओं के तहत लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीचर प्रॉक्टर हो गया तो कुछ भी कर दे। सब एक सामूहिक कलेक्टिव डिसीजन होता है और जो अकॉर्डिंग टू रूल होता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस होता है जी। और उसमें किसी बाहरी एजेंसी का, भले ही पुलिस एजेंसी है, उसका एक मॉडरेट बिहेवियर होता है। एक सम्मानजनक तरीके से वो हमारे कार्यों में सहयोग करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते जी। ऐसे में पुलिस कमिश्नर तो मैटर बनते नहीं जी। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। और आपका सर इस्तीफा भी वापस भी शायद अभी मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ वहाँ से, शायद अभी रनिंग में कुछ ये हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको फिर से डॉक्टर में आप अपना पद फिर से ज्वाइन करना चाहेंगे, अगर मतलब कोई भी आके कह दे हाँ सर ठीक है, अब चीज़ें अभी संचालित नहीं की जा रही?
फिर से प्रॉक्टर बनना या ना बनना ये समय और परिस्थितियों पर रहता है जी। अब इस हिसाब से तो आप पूछेंगे अगर आपको कोई बड़ा पद दिया जाएगा, आप बनना चाहेंगे ना बनना चाहेंगे? नहीं सर, मैं ऐसे ये कोई ठीक है सर, ये सवाल ही नहीं, इसका कोई कोई बात नहीं, मतलब नहीं कोई होता बात नहीं सर। कि आप करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। हुँ, आदमी समय परिस्थिति के अनुसार बेहतर विकल्पों को चुनता है। हुँ, जिस समय जो इसके लिए पहले से सोच के कोई बैठा नहीं रहता। जी। हुँ। सर कोई बात हाँ। नहीं है, ठीक है। सर एक बात और आती है, मैं अपना अंत की तरफ चलना चाहूँगा, क्योंकि तमाम बातें हो गई इसमें, समय भी काफ़ी हो रहा है। तो एक बात व्हाट्सएप ग्रुप टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से निकल कर आती है, जो आई हमारे तक, मीडियम भी चली एकाध जगह, कि जब आपका इस्तीफ़ा हुआ, उसके जस्ट बाद जो है शिक्षक संघ का यूनियन का जो चुनाव होता है, आटा जिसको बोलते हैं, उस वाले चुनाव का मतलब काफ़ी आवाज़ उठी उसके लिए, शिक्षकों ने अपनी आवाज़ उठाई, उसमें आपका भी समर्थन था, सही बात है? नहीं, शिक्षक संघ के गठन की बात बहुत पहले से चल रही है। जी। शिक्षक संघ तो यहाँ एक काम कर रहा है, जी। एक शिक्षक संघ यहाँ काम कर रहा है हुँ, और ये कोई इस घटना से या कोई तात्कालिक नहीं है। हुँ, शिक्षक संघ के असल में होता क्या है कि जब कोई घटना हो जाती है, हुँ। उस समय चल रही दूसरी चीज़ों को तात्कालिक रूप से उससे जोड़ लिया जाता है। जी। शिक्षक संघ के गठन की योजना चल रही है हुँ, और मतलब शिक्षक संघ शिक्षकों के हित के लिए, केवल शिक्षकों के हित के लिए शिक्षक संघ नहीं होता। हुँ, छात्र संघ केवल छात्रों के हित के लिए नहीं होता, हुँ। वो संस्था के हित के लिए होता है। यानी जी। संस्था के हित के साथ ही छात्र और शिक्षक का हित जुड़ा हुआ है। जी। अगर छात्र संघ कुछ ऐसी चीज़ों को लाएगा जो संस्था का हित नहीं है, तो छात्र संघ नहीं रह जी। जाएगा। अगर शिक्षक संघ कुछ ऐसी चीज़ों को लाया जाए जिसमें संस्था का हित प्रभावित हो, तो शिक्षक संघ नहीं रह जाएगा, हुँ, उसका राजनीतिकरण हो जाएगा हुँ। और जब राजनीतिकरण होगा तो अपना मूल स्वभाव छोड़ देंगे जी। और फिर उनके अस्तित्व को संकट आएगा। जी। यही हाल संघों की हो रही है, इस तरह संगठनों की वही हाल हो रही है। जब वो कुछ दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, हुँ। अपनी मूल भावना के विपरीत चले जाते हैं, तो उनकी दुर्दशा होती है। जी, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी तक छात्र संघ आपने कहा छात्र संघ भी होता है जो, तो संस्था के लिए ही होता है, नहीं, संस्था के संस्था का तो मतलब संस्था और संस्था के हित से ही छात्र का हित जुड़ा है। अगर संस्था ही नहीं रहेगी तो छात्र कहाँ रहेंगे? बिल्कुल, तो अगर संस्था नहीं रहेगी, शिक्षक कहाँ रहेंगे? तो सर छात्र तो संघ की ऐसा नहीं कि आप संस्था के हित को खत्म करके छात्रों का कोई तात्कालिक हित कर लें, ऐसा नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ हो नहीं कौन सा छात्रों से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा हित है, हुँ, हित कोई हितवादी बात बताइए जो संस्था के लिए अहितकर है, हुँ, बिल्कुल। तब हाँ, कैसे हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ बैन है और जो है नहीं हो रहे हैं चुनाव वगैरह, तमाम लोग ऐसी चीज़ें रहते हैं। आपने भी बताया कि तमाम बाहरी लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उसके आंदोलन को भी खत्म कर दिया गया जो मतलब वहाँ पे था। तो ऐसी स्थिति में छात्र संघ तो होना ही चाहिए अगर उसका छात्र मतलब किसी संस्था का नहीं, हित होता है मतलब तो। छात्र संघ के पहले संघ से पहले छात्र लगा हुआ है। जी। छात्र की डेफिनेशन तय हो जानी चाहिए ना। हुँ। छात्र संघ छात्रों का संघ होना चाहिए ना। छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ता हो वहाँ उनका जी, संघ होना चाहिए। जी। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 25-26 हज़ार छात्रों से मिल करके पूछिए, एक क्वेश्चनेयर बनाइए हुँ, कि वो छात्र संघ को लेकर उनकी क्या राय है। जी। छात्र संघों का उनके पास अनुभव है, हुँ, या जो सीनियर यहाँ से पढ़ लिख करके किसी पद पर हैं भाई, वो मतलब उस तरह के जो मैं निठल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, जी। पढ़ लिख करके जो कुछ कर रहे हैं, जी। भले ही स्वरोजगार हो, कोई क्रिएटिव कर रहे हैं, हुँ, उनसे जाके पूछिए हुँ, कि छात्र संघ के नाम पर जो बच्चे डरने लगते हैं, क्यों डरने लगते हैं? ये सवाल इन्हें यूनिवर्सिटी से नहीं, हुँ, शिक्षकों से नहीं, हुँ। अपने लोगों से पूछना चाहिए जी, कि आखिर छात्र संघ उनकी नापसंद कैसे बन गया? जी, कोई भी संगठन जब दूसरे लोगों के हाथ में, आपके घर पर कब्जा बाहरी का हो जाए तो आपका घर कैसे चलेगा? जी, छात्र संघ छात्रों के हाथ में नहीं रह गया था ना। जी। उसे तमाम तरह के वो एक अवधि में हम लोगों की तरफ एक शब्द चलता है धतेंगड़। दत्तिंगड़ हाँ, 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 दत्तिंगड़ों का अड्डा। धतेंगड़ों की एक टीम बैठ करके छात्र संघ बनाने लगी थी। जी, तो छात्र संघ कैसे बनेगा? छात्र जी, संघ तो छात्रों का होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब उसके मठाधीश हो गए, हुँ, 40-40, 50-50 साल तक के लोग हो गए, हुँ। 60 साल के लोग। मुख्यमंत्री जी इसकी और बात बैठ को आए करके थे तो बताए उनकी थे। पूरी हुँ, चलाही चलने लगी, हुँ, तो उसमें उसका पतन हो गया। जी, नहीं हाँ, कोई भी संघ संगठन हुँ, अगर गया है, खोया है उसने अपने को, हुँ, तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। जी, ठीक है सर। तमाम बातें रहीं सर। अब लास्ट में हम आपसे एक जो छात्र देख रहे हैं या फिर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश उनके लिए कि छात्रों के लिए विशेषकर क्या संदेश लास्ट में आप देना चाहेंगे उनको? अब वो तो बहुत छात्र जो है इलाहाबाद के छात्र इतने समर्थ हैं कि उनको संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम लोग शिक्षा अपना का सारा संदेश संदेश
क्लासरूम में देते हैं, जी हम देते हैं कि जब तक वो छात्र हैं, जी छात्र की डिफिनीशन बनाए रखें, मतलब स्टूडेंट की जो डिफिनीशन है वो बनाए रखें, स्टूडेंट को मीनिंगफुल बनाए रखें। और रही बात मेरे प्रॉक्टर के अनुभव की, तो मैं केवल एक छोटी सी कथा के माध्यम से बता सकता हूँ अपनी व्यवस्था, कंपल्शन या जो भी है, जी कि एक ऋषि थे, जी संत थे, जी उन्हें सांप लग गया, सांप कर्स, जी और वो सर्प हो गए, अच्छा सांप बन गए, हाँ श्राप से सर्प सब बन गए, स्नेक। हम्म तो जब वो धरती पर रेंगते थे, चलते थे, हम्म तो लोग पत्थर मारते थे, अच्छा जबकि वो किसी को काटते नहीं थे, हम्म किसी को काटते नहीं थे, फिर भी लोग पत्थर मारते थे। हम्म तो उन्होंने भगवान से पूछा हम्म कि मैं तो किसी को काटता नहीं, हम्म फिर भी मुझे लोग पत्थर क्यों मारते हैं? हम्म भगवान ने कहा क्योंकि आप सर्प योनि में हैं, आप सांप हैं, सांप का स्वभाव काटना होता है, तो आपको देख करके लोग पत्थर मारते हैं। अच्छा हम्म। जी तो कहे कि मुझे अपनी प्राण रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? कहे कि अपना मूल स्वभाव जो संत वाला है वो मत छोड़िए, काटिए मत। तो एक शिक्षक जब प्रॉक्टर बनेगा जी तो थोड़ी डांट फटकार तो करता रहेगा, जी ये उसकी व्यवस्था है। जी नहीं तो छात्र उसको जो है कंधे पर ला देंगे और कैंपस के बाहर उठा के फेंक देंगे, उसी तरह पत्थर मारते और रहेंगे छात्र नहीं, छात्र की वेशभूषा में बाहरी लोग भी छत में छात्र उठा के फेंक देंगे, और छात्रों को पता नहीं लगेगा। जी ये नकली वरिष्ठ छात्र नेता जो जिनके पास इंटरमीडिएट के बाद कोई डिग्री नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी प्रवेश परीक्षा नहीं पास किए, उन्हीं को जब यहाँ के जेन्युइन छात्र, मैं तो कहता हूँ जो भी छात्र नेता मिले उससे पूछें कि आपने कब यहाँ पढ़ाई की थी, अपना जरा रोल नंबर बताइए और मैं पता करूँगा आप जेन्युइन छात्र हैं। अगर जेन्युइन छात्र हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। आपके खिलाफ कितने केसेज हैं? जी छात्रावासों, वो क्या नाम है, छात्रावासों में अवैध रूप से रहने के मामले, मारपीट के मामले, झगड़े के मामले, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के आंदोलनों में जाकर के बवाल करने के मामले, और तमाम दूसरे संगठनों के मामले हैं। कन्नरगढ़ थाने में तमाम केस है। उनके खिलाफ जो कुछ है सब फर्जी है, और हम लोगों के खिलाफ जो कुछ है वो सही है। यही तो है उनका नैरेटिव। नहीं, सबका अपना अपना नैरेटिव, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा व्यक्तिगत बैर नहीं है जी, लेकिन सिस्टम में रह करके संस्था को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मैं प्रॉक्टर के रूप में भी रहा और शिक्षक के रूप में हूँ। इलाहाबाद विद्यालय का प्रॉक्टर भले नहीं हूँ जी, इलाहाबाद विद्यालय का हर शिक्षक प्रॉक्टर है जी, और उसी हैसियत से वो अनुशासन के लिए काम करता है। कोई शिक्षक अगर किसी अनुशासनहीन छात्र को रोकेगा तो उसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आप तो प्रॉक्टर नहीं है। तो किसी भी अनुशासनहीन छात्र को रोकने के लिए और उसे सही करने के लिए, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को संस्था को नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध, किसी भी बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध काम करने के लिए यूनिवर्सिटी हमेशा द्वार खोले रहती है। अपने किसी शिक्षक को रोकती नहीं कि एक हरा भरा गमला उठा के कोई एक व्यक्ति तोड़ रहा है और हम फोन करेंगे प्रॉक्टर साहब हमें इसे देखें, हम तो देखेंगे तो उसको रोकेंगे और उसको पकड़ेंगे, ले जाएंगे प्रॉक्टर ऑफिस कि क्यों तोड़ा उसने कार्य कर रहे, तो अभी भी काम करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। और पूरी बातचीत आपको कैसे लगी? पॉजिटिव या नेगेटिव जैसी भी चीज़ आपको लगी, जहां आपको लगा उचित बातें रही हैं, सर की तमाम विचारधारा विचार रहे हैं, और तमाम जो मुद्दे हैं हमने सबको समेटने का प्रयास किया इस वीडियो में। आपको कैसा लगा सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सर के लिए धन्यवाद, इतना समय आपने सर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।